कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज 7 जनवरी 2026 है और पिछले 48 घंटों में कानूनी दुनिया में जैसे एक भूचाल सा आ गया है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग हाई कोर्ट्स तक कुछ ऐसे फैसले और टिप्पणियां आई हैं जो सिर्फ सुर्खियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके गहरे असर होंगे। बिल्कुल। आज हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इन सुर्खियों के पीछे जो बड़े सवाल छिपे हैं उनकी तह तक जाएंगे। पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि कैसे अदालतें एक नागरिक की आजादी और देश की सुरक्षा के बीच की महीन रेखा पर चल रही हैं। सही है। कैसे आर्थिक अपराधों से जुड़े कानूनों पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं और कैसे अदालतें अब गवर्नेंस के उन मुद्दों में भी दखल दे रही हैं जहां शायद दूसरी संस्थाओं को काम करना चाहिए था। तो चलिए इसी गहराई में उतरते हैं। शुरुआत उस मुद्दे से करते हैं जो हम सबके लिए मतलब सबसे अहम है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जी। अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमदाबाद का मामला सामने आया है। उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन पर आपराधिक कार्रवाई चल रही थी। जी, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत दिलचस्प है। 6 जनवरी को कोर्ट ने सीधे कार्रवाई रद्द नहीं की, बल्कि हरियाणा सरकार को एक तरह का सुझाव दिया। सुझाव? कैसा सुझाव? कोर्ट ने कहा कि सरकार इस पर विचार करे कि क्या प्रोफेसर पर मुकदमा चलाने की जो मंजूरी दी गई है उसे वापस लिया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने यह भी साफ कर दिया कि ये एक असाधारण कदम होगा सिर्फ इस एक मामले के लिए। अच्छा, मतलब कोर्ट ने गेंद वापस सरकार के पाले में डाल दी है, लेकिन इसके साथ ही प्रोफेसर को जिम्मेदार रहने की सलाह भी दी। इस सलाह के क्या मायने हैं? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह की शर्त है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अदालत यहाँ एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। ओके। एक तरफ वो शायद ये संकेत दे रही है कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल किसी अकादमिक या व्यंग्यात्मक पोस्ट के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जिम्मेदार रहने की सलाह देकर वो ये भी कह रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है, खासकर जब मामला सामाजिक सौहार्द से जुड़ा हो। बिल्कुल। राज्य सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया गया है। तब तक प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। अब देखना होगा कि सरकार इस सुझाव पर क्या करती है। ये तो हुई अभिव्यक्ति की आजादी की बात, लेकिन जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का आता है तो कोर्ट का नजरिया एकदम बदल जाता है। हाँ। दिल्ली दंगों से जुड़ा यूएपीए का मामला इसका सबसे सटीक उदाहरण है, जहां उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं पर फैसला आया है। हाँ, और यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया। दोनों को? जी। और कोर्ट ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था किसी व्यक्ति की लंबी प्री ट्रायल हिरासत से ज्यादा अहमियत रखती हैं। ये तो यूएपीए जैसे कानूनों में जमानत के सिद्धांत पर चल रही बहस को और तेज कर देगा। बिल्कुल। लेकिन ये समझना दिलचस्प है, एक ही मामले में 5 दूसरे आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और 3 अन्य को जमानत मिल गई। जी। लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को नहीं। अदालत ने इन दोनों के मामले में ऐसा क्या पाया जो बाकियों से अलग था? क्या उनके खिलाफ सबूत ज्यादा मजबूत माने गए? बिल्कुल। जमानत का फैसला हर आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों और पेश किए गए सबूतों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यूएपीए के तहत जमानत की शर्तें वैसे ही बहुत सख्त हैं। कानून कहता है कि अगर पहली नजर में कोर्ट को लगता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप सही हो सकते हैं तो जमानत नहीं दी जाएगी। ये सामान्य बेल नॉट जेल के नियम का ठीक उल्टा है। अच्छा। तो जाहिर है अदालत को लगा कि इन दोनों के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए हैं वे इस सख्त कसौटी पर जमानत देने के लिए काफी नहीं है, जबकि बाकी 5 के मामले में शायद कोर्ट को लगा कि उनके खिलाफ आरोप उतने गंभीर नहीं है। तो एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी पर नरम रुख, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा पर बेहद सख्त। जी। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति के बीच की खींचतान को साफ दिखाता है। चलिए अब इसी खींचतान को आर्थिक अपराधों के नजरिए से देखते हैं, जहां एक और दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हाँ, और ये ट्रेंड है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए से जुड़ा। पीएमएलए। 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बड़ी तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि एक चलन सा बन गया है कि अमीर और साधन संपन्न आरोपी अपने खिलाफ चल रहे ट्रायल का सामना करने के बजाय सीधे पीएमएलए कानून की संवैधानिकता को ही चुनौती देने लगते हैं। कोर्ट की ये टिप्पणी काफी सख्त है। आखिर पीएमएलए में ऐसा क्या है कि आरोपी ट्रायल फेस करने के बजाय पूरे कानून को ही चैलेंज करने लगते हैं? देखिए, इसकी 2 मुख्य वजह हैं। पहली, पीएमएलए में जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है,
क्योंकि इसमें शर्तें बहुत कड़ी हैं। दूसरी, इसमें सबूत का बोझ काफी हद तक आरोपी पर होता है कि वो साबित करे कि संपत्ति अपराध की कमाई से नहीं है, जो कि सामान्य क्रिमिनल लॉ के उस सिद्धांत के खिलाफ है जहां अभियोजन पक्ष को अपराध साबित करना होता है। बिल्कुल। इन्हीं सख्त प्रावधानों की वजह से कानूनी बचाव का एक तरीका ये बन गया है कि पूरे कानून को ही असंवैधानिक बताया जाए। पर क्या हम इसे दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं? हो सकता है कि पीएमएलए के प्रावधान वाकई इतने कड़े हैं कि किसी के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका ही नहीं बचता। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। और कानून की संवैधानिकता को चुनौती देना ही उनके लिए एकमात्र रास्ता हो। हाँ, और यही बहस वकीलों के बीच चलती भी है। लेकिन कोर्ट का नजरिया ये है कि कानून की संवैधानिकता को पहले ही एक बड़ी बेंच सही ठहरा चुकी है। अच्छा। तो बार बार उसी मुद्दे को उठाकर ट्रायल में देरी करना वो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। लेकिन इसी बीच एक बिल्कुल विपरीत लगने वाला फैसला भी आया। एमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन अरविंद धाम को 2700 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में जमानत मिल गई। जी। तो एक तरफ कोर्ट पीएमएलए को चैलेंज करने पर नाराज है, दूसरी तरफ जमानत दे भी रहा है। ये विरोधाभास क्यों? ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये अदालत के संतुलित दृष्टिकोण को दिखाता है। कैसे? अरविंद धाम के मामले में कोर्ट ने एक बहुत पुराने और महत्वपूर्ण सिद्धांत को दोहराया कि किसी विचाराधीन कैदी को अनिश्चित काल तक जेल में रखना अपने आप में एक सजा है, खासकर तब जब ट्रायल लंबा खिंच रहा हो। वीरता अपनी जगह है, लेकिन किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आर्थिक मोर्चे पर ही अडानी पावर से जुड़ा एक मामला भी था जिसमें कोर्ट की एक टिप्पणी ने मेरा ध्यान खींचा। कानून बेंच के बदलने से नहीं बदल सकता। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अदालतों में जजों के बदलने से फैसलों पर असर पड़ता है? ये एक बहुत गहरी और साहसिक टिप्पणी है। असल में अडानी पावर का मामला सीमा शुल्क से जुड़ा था। कोर्ट ने गुजरात के एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ से निकाली गई बिजली पर लगे कस्टम ड्यूटी को रद्द कर दिया। इस टिप्पणी के जरिए कोर्ट न्यायिक स्थिरता के सिद्धांत पर जोर दे रहा था। न्यायिक स्थिरता? जी, इसका मतलब है कि एक बार जब कानून की कोई व्याख्या तय हो जाती है तो उसे सिर्फ इसलिए नहीं बदला जाना चाहिए क्योंकि मामले की सुनवाई करने वाली बेंच बदल गई है। ये एक तरह से सिस्टम के भीतर ही एक संदेश है। तो हमने देखा कि अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सुरक्षा और आर्थिक कानूनों के बीच कैसे संतुलन बना रही हैं। लेकिन अब बात उस क्षेत्र की करते हैं जहां अदालतें सिर्फ कानून की व्याख्या ही नहीं कर रही, बल्कि अब तो गवर्नेंस के मुद्दों पर भी सीधे दखल दे रही हैं। हाँ, दिल्ली का प्रदूषण वाला मामला ले लीजिए। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को उसकी निष्क्रियता के लिए बहुत सख्त फटकार लगाई है। CAQM वो संस्था जिसे खास तौर पर दिल्ली NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए बनाया गया था। जी, कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस आयोग को ये पता लगाने की कोई जल्दी ही नहीं है कि प्रदूषण के असली स्रोत क्या हैं। अच्छा। अदालत ने अब विशेषज्ञों को 2 हफ्ते का समय दिया है कि वे मुख्य स्रोतों की पहचान करें और एक ठोस समाधान बताएं। और सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, सड़कों पर आवारा कुत्तों का मुद्दा भी कोर्ट पहुंच गया है। हाँ, वो भी। इस पर कोर्ट की टिप्पणी तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। इतनी अर्जियां तो इंसानों के मामलों में भी नहीं आती। ये क्या दिखाता है? हाँ, ये यही दिखाता है। ये 2 बातें बताता है। क्या? पहली, कि लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा बहुत ज्यादा है। उन्हें लगता है कि जब कोई और संस्था उनकी नहीं सुन रही तो अदालत ही आखिरी उम्मीद है। लेकिन इसका दूसरा और ज्यादा चिंताजनक पहलू यह है कि ये नगर पालिकाओं और स्थानीय प्रशासन जैसी कार्यकारी संस्थाओं की विफलता को भी उजागर करता है। सही बात है, ये काम तो उनका है। बिल्कुल। आवारा कुत्तों का प्रबंधन करना या प्रदूषण को नियंत्रित करना मूल रूप से उनका काम है। जब वो विफल होते हैं तो ये बोझ अदालतों पर आ जाता है। और इसी बीच गुजरात हाईकोर्ट के परिसर में ही एक वकील पर कुत्ते ने हमला कर दिया। जी, जो इस समस्या की गंभीरता को और बढ़ा देता है। इन बड़े मुद्दों के अलावा भी पिछले 48 घंटों में कुछ बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण फैसले आए हैं। हाँ, जैसे दिल्ली हाईकोर्ट का वो निर्देश जिसमें सरकारी वकीलों की योग्यता पर ही सवाल उठा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा मामला बन सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की पैरवी करने वाले लगभग 650 वकीलों ने AIB यानी ऑल इंडिया बार एग्जाम पास किया है या नहीं। AIB जो वकालत करने के लिए एक बुनियादी लाइसेंसिंग परीक्षा है। जी बिल्कुल। इसे पास किए बिना कोई भारत में प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता।
अगर ये बात सामने आती है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ही ये बुनियादी शर्त पूरी नहीं करते, तो ये पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। बहुत बड़ा। वाकई ये तो बहुत चौंकाने वाली बात होगी। इसी तरह दिल्ली हाईकोर्ट से पॉक्सो एक्ट को लेकर भी एक अहम व्याख्या आई है। जी, कोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर किसी बच्चे को उसके निजी अंगों को छूने के लिए मजबूर किया जाता है तो ये भी पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न यानी एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। अच्छा, ये व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कानून के दायरे को और स्पष्ट करती है। गंभीर श्रेणी में आने का मतलब है कि इसके लिए सजा भी ज्यादा कठोर होगी। और राजनीति और धर्म के मेल वाले मामले भी खूब चर्चा में रहे। तमिलनाडु का कार्तिकेय दीपम विवाद, हाँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है। उसमें क्या हुआ है? मद्रास हाईकोर्ट ने एक बहुत ही दिलचस्प फैसला दिया। तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर एक दरगाह के पास पत्थर के स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा और तमिलनाडु सरकार की आलोचना की। सबसे अनोखी बात यह थी कि कोर्ट ने अपने फैसले में बाइबल का हवाला दिया और कहा, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। वाकई? जी, अब राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं जिन्हें हम जल्दी से देख लेते हैं। IRCTC घोटाले में तेजस्वी यादव को लेकर क्या हुआ? दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की उस याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के फैसले को चुनौती दी है। मतलब मामला भी चलेगा। ओके। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रिकेटर केदार जाधव की याचिका पर महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव रोक दिए हैं। अच्छा। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर राज्य सरकार के असंवेदनशील रवैये पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव को तलब कर लिया है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ सबसे बड़ी कानूनी हलचलें। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि अदालतें सिर्फ फाइलें और कानून नहीं देख रही, नहीं, बल्कि वे समाज की नब्ज पर हाथ रखे हुए हैं। वे नागरिक अधिकारों, सरकारी जवाबदेही और कानून की सीमाओं पर एक बड़ी राष्ट्रीय बहस छेड़ रही हैं। बिल्कुल सही कहा। चाहे वो उमर खालिद के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, या अरविंद धाम के मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाना हो, या फिर प्रदूषण पर सरकार को जगाने की कोशिश हो, हर जगह न्यायपालिका की भूमिका हर जगह दिख रही है। ये दिखाता है कि न्यायपालिका आज भी लोकतंत्र का सबसे जीवंत और सजग स्तंभ बनी हुई है। और ये चर्चा हमें एक जरूरी सवाल पर छोड़ जाती है। जब शासन के हर छोटे बड़े पहलू में प्रदूषण से लेकर आवारा कुत्तों तक अदालत को दखल देना पड़े, तो ये हमारी चुनी हुई सरकारों और प्रशासनिक संस्थाओं की सेहत के बारे में क्या कहता है? बहुत जरूरी सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर। इसी के साथ कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज से हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।